हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। तो आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एंड आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह से। आज तो केमिस्ट्री की क्लास है, इसी तरह से टॉप 100 क्वेश्चन आपको बायो के मिलेंगे, टॉप 100 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड ये जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, और आप इसमें ये देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, और अगर कर पा रहे हो तो आपने 20 में से कितने मार्क्स स्कोर किए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो क्वेश्चन के पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक बार पेन का कलर चेंज कर लूं, देन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विथ चाइना रोज इंडिकेटर। In the first test tube, you add 2 drops of solution A and observe no change in color of the solution. In second test tube, you add 2 drops of solution B and get green color. In the third test tube, you add 2 drops of solution C and get magenta dark pink color. मतलब आपके पास क्या है, आपके पास एक इंडिकेटर है, चाइना रोज इंडिकेटर। मिनट, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आपके पास चाइना रोज इंडिकेटर है जो चाइना रोज के फ्लावर से आपने बनाया है। ये नेचुरल इंडिकेटर है। एंड आपको इसमें एक्चुअली ये बताना है कि सोल्यूशन ए बी सी कैसा है, कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, इसमें ये पूछा गया है बेसिकली आपसे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपके पास 3 सोल्यूशन थे इस तरह से। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, इस तरह से 3 टेस्ट ट्यूब में बना देती हूँ, ए बी सी। ठीक है, इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब यू ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ए। इसमें आपने सोल्यूशन ए डाला और आपने देखा कि इसमें क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ कलर में, नो चेंज इन कलर। इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब आपने सोल्यूशन बी डाला एंड गेट ग्रीन कलर। आपने देखा कि इसमें ग्रीन कलर आ गया। इन थर्ड टेस्ट ट्यूब आपने सोल्यूशन सी डाला और फिर ये जो कलर था ये कलर हो गया डार्क पिंक कलर, डार्क पिंक और मजेंटा कलर। बेसिकली आपको अब ये बताना है कि जो सोल्यूशन ए है, बी है, सी है, वो क्या थे, एसिडिक थे, बेसिक थे, न्यूट्रल थे, कैसे थे। ठीक है, तो अब देखिए, जब जो चाइना रोज इंडिकेटर होता है ना, चाइना रोज इंडिकेटर में एक तो ये डिस्टर्बेंस होगी, 1 मिनट। चलिए, चाइना रोज इंडिकेटर में क्या होता है, अगर चाइना रोज को अगर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालो ना, तो इट गिव्स यू पिंक कलर, कि आपको डार्क पिंक कलर या मेजेंटा कलर देता है। अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट गिव्स यू ग्रीन कलर, ये आपको ग्रीन कलर देगा। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर आप डालोगे इसको, चाइना रोज इंडिकेटर को, तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा। और आपका जो ये इंडिकेटर है चाइना रोज इंडिकेटर, इसका जो अपना कलर होता है वो लाइट पिंक कलर का होता है। ये जो इंडिकेटर है ये लाइट पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो एसिडिक में पिंक कलर आएगा, मतलब मजेंटा कलर आएगा, बेसिक में ग्रीन कलर आएगा। अगर न्यूट्रल सोल्यूशन में डालोगे तो कलर चेंज नहीं होगा, वो लाइट पिंक एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें पूछा गया है कि नो चेंज, ए में सोल्यूशन ए डालते ही कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, इट मींस ये सोल्यूशन कैसा होगा, ये न्यूट्रल होगा। बी में ग्रीन कलर आया, तो ग्रीन कलर कब आता है, जब आपका सोल्यूशन बेसिक होता है। ठीक है, तो इट मींस जो आपका बी है ये बेसिक है, और आपका जो सी है ये कैसा है, ये एसिडिक सोल्यूशन है। अब देख लो, ए बी सी, ए न्यूट्रल, बी बेसिक, सी एसिडिक, किस में दे रखा है, ए न्यूट्रल, बी बेसिक, सी एसिडिक इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आई बिलीव ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये वाला क्वेश्चन रिसेंट जो पेपर हुआ है ना आपका 7 और 8 फरवरी में, वहां से मैंने लिया है, वहां आया था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो आज के टाइम में आपको बेसिकली मोस्टली देखने को मिलते हैं। असर्शन, एक स्टेटमेंट दी गई है कि एनोडाइजिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम करोजन। एनोडीकरण धातु को संक्षारण से बचाने की एक विधि है। तो ये स्टेटमेंट सही है। एनोडाइजिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम करोजन, ये स्टेटमेंट सही है। बट जो रीजन दिया है कि एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक इज नॉट ट्रू। एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, ये सही नहीं है, क्योंकि एनोडाइजिंग क्या है ना, एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो आपका
सॉरी, जो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कवरिंग लेयर चढ़ाई जाती है, एल्यूमिनियम के ऊपर ही ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस जहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा रहे हैं, ना कि आयरन के ऊपर लेयर चढ़ा रहे हैं जिंक की। जहाँ पे हम आयरन के ऊपर, मान लीजिए आयरन है, उसके ऊपर जो जिंक की कवरिंग हम करते हैं उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ना कि एनोडीकरण, ना कि आपका एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन, नहीं, कोटिंग किसको कर रहे हैं, एल्यूमिनियम को कर रहे हैं विद अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो सत्य है बट किंतु जो आर है वो असत्य है। ये सेकंड का ऑप्शन है, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर फ्यू डेज। चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक वायु में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती हैं? जैसे आपने देखा होगा पायल वगैरह अगर आपने पहनी होगी गर्ल्स ने, तो आपका जो सिल्वर है ना, मतलब जो पायल है वो ब्लैक पड़ जाती है कुछ दिनों बाद। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपकी जो पायल ब्लैक पड़ती है वो इसलिए पड़ती है क्योंकि जो सिल्वर है ना, जो सिल्वर है ये रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एयर में प्रेजेंट है, और सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, सिल्वर सल्फाइड बना देता है। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो एयर में प्रेजेंट है, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर की होती है, सिल्वर सल्फाइड। सल्फाइड इसकी कैसी होती है, ब्लैक कोटिंग हो जाएगी, ब्लैक कलर का होता है। तो इसकी वजह से जो आपकी सिल्वर है, जो चांदी है, वो काली पड़ जाती है बिकॉज ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ड्यू टू रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एयर। जो चांदी है वो इसलिए काली पड़ जाती है क्योंकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है एयर में, उसके साथ चांदी जो सिल्वर है रिएक्ट करता है, और ये क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 है, वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया के कारण जो आपकी चांदी है वो काली पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग टेबल। आपको बताना है इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। ये जो क्वेश्चन है इसमें सॉल्ट दे रखे हैं आपको, 3 सॉल्ट के नाम दिए हैं, एक है अमोनियम क्लोराइड, एक है सोडियम नाइट्रेट, एक है सोडियम क्लोराइड। तो हमें पता है सोल्ट कब बनता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है, सॉल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि ये जो सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, इसमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस मिक्स करके सॉल्ट बना रहे हैं, तो सॉल्ट के नाम आपके पास दे रखे हैं, आपको बताना है ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट है ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है, कौन सा एसिड इसमें यूज हुआ है, कौन सा बेस इसमें यूज हुआ है। तो इन तीनों में से अगर आप देखोगे, फर्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, सेकंड है सोडियम नाइट्रेट, थर्ड है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का तो मुझे लगता है सब बता ही देंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, देखो इसमें एसिड क्या है, HCl होता है, बेस क्या है, NaOH यूज होता है, और HCl प्लस NaOH जब आपस में रिएक्ट करेंगे, इनके बीच जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो ये बना देगा सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है ये किससे बना है, HCl प्लस NaOH। एसिड क्या है इसमें, HCl, और बेस क्या है इसमें, NaOH। अब आप देख लीजिए C और D, HCl और NaOH कहाँ है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही HCl और NaOH दिया गया है। तो जो आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गया। अब आपको बताना है फर्स्ट और सेकंड में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा। अब आप चलिए अमोनियम क्लोराइड पे। तो अमोनियम क्लोराइड कैसे बना होगा, देखो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड तो है यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे क्या यूज हुआ होगा, एमोनिया यूज हुआ होगा। क्या यूज हुआ होगा, एमोनिया। देखो अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है NH4Cl। तो NH3 ये है और एक H ये है, तो ये हो गया NH4Cl। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका NH3, ऑप्शन नंबर 2। NH3 जो A है आपका वो NH3 है, क्योंकि अगर NH4 होता ना तो फिर ये तो NH5Cl बन जाता। तो NH5Cl नहीं होता इसका फॉर्मूला, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। तो जो A है आपका ये तो है अमोनिया। अब B आपके पास आपको मिल ही गया होगा, B क्या है, NaOH। B क्या है, NaOH, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। अब यहाँ देख लो आप, सोडियम नाइट्रेट जो सॉल्ट बना है वो किससे बना है, नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 और NaOH।
एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके बना रहे हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और वाटर बनेगा, ठीक है, NaNO3 बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये जो ABCD है आपने आइडेंटिफाई कर लिए। जो सेकंड ऑप्शन था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ए क्या था अमोनिया NH3, बी क्या है NaOH, COD क्या था HCl और NaOH। तो सेकंड ऑप्शन जो था इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेप 1 स्टेप 2 दो स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी हैं, दो स्टेटमेंट्स, दोनों स्टेटमेंट को रीड करिए। फर्स्ट है कि अ फ्यू स्पून ऑफ शुगर आर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर अ कंसंट्रेटेड शुगर सिरप। आपने क्या किया, एक पानी का ग्लास लिया या बीकर लिया, कोई भी सब्सटेंस, उसमें फ्यू स्पून ऑफ शुगर डाल दी, कुछ शुगर आपने ऐड कर दी और इसको एक कंसंट्रेटेड एक सिरप बना दिया, गाढ़ा सा एक सिरप बन गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है द शुगर सिरप इज हीटेड ऑन लो फ्लेम टिल इट कैरमलाइज। अब इस सिरप को आपने क्या किया, सेकंड स्टेप में इसमें आपने क्या किया, इसको हीट कर दिया। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, आपको बेसिकली ये बताना है कि इसमें कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है, या दोनों फिजिकल चेंज है, दोनों केमिकल चेंज है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अ फ्यू स्पून ऑफ शुगर आर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर अ कंसंट्रेटेड शुगर सिरप, तो ये जो फर्स्ट वाला चेंज है ना, दिस इज फिजिकल चेंज। कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हुई है, और ये जो चेंज है इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, वाटर को इवेपोरेट कर दोगे, तो शुगर आपको मिल जाएगा। तो इसको आप फिर से रिवर्स, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस सॉल्यूशन से आप शुगर को सेपरेट कर सकते हो। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है द शुगर सिरप इज हीटेड ऑन लो फ्लेम टिल इट कैरमलाइज, जैसे ही आप इसको हीट कर दोगे इस सिरप को, तो अब क्या होगा, हीटिंग के दौरान क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे शुगर सिरप के सॉरी, ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर जाएंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेक कर जाएंगे, और जैसे ये ब्रेक करेंगे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, वो कैरेमलाइज हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा चाशनी जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड चेंज है ना, जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें केमिकल चेंज हो रहा है और इसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। जबकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी इसमें फिजिकल चेंज हो रहा था, जिसमें आपने क्या किया, ग्लास ऑफ वाटर में चीनी को घोल दिया, तो वो एक फिजिकल चेंज है। जैसे ही आपने उसको हीट किया, हीट करने के बाद न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, और दिस इज केमिकल चेंज। तो फर्स्ट जो है स्टेप वो फिजिकल चेंज है, सेकंड स्टेप केमिकल चेंज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। चरण 1 एक भौतिक परिवर्तन है, चरण 2 एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें ना आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से या पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन, ये मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं। और इसी तरह की इस सीरीज को कंटिन्यू हम रखेंगे, मतलब केमिस्ट्री के, आज हम केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरह से आपको फिजिक्स और बायो के भी मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज टू पॉजिटिव चार्जेस, the mass number of the atom is 27, the number of neutron is 14, what is the number of electron in the ion। आपको number of electrons पूछे गए हैं, आयंस में कितने number of electrons हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाती हूँ। देखो कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए आपके पास X एलिमेंट है, या मान लीजिए आपके पास कार्बन है, कार्बन को मान लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक जो मास नंबर है यहाँ पे लिखा जाता है टॉप में। मास नंबर कहाँ लिखा जाता है, टॉप में, यहाँ लिख देती हूँ। मास नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे, और एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कार्बन है, यहाँ लिखते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6, और इसका जो मास नंबर है, जो मास नंबर होता है ना, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, मास नंबर। तो कार्बन का जो मास नंबर है वो है 12। तो प्रोटॉन कितने हैं, 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सॉरी मास नंबर कितना है, 12। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए, 12 माइनस 6 करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे आपके पास 6, ठीक है। तो उसी तरह से आपके पास एक एलिमेंट है, इन्होंने बोला है कि मास नंबर जो है उसका मास नंबर है 27, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्स मास नंबर है इसका 27, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14, इसमें इन्होंने कहा है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिए हैं कि ये 14 है। तो मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप माइनस कर दो, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। 27 माइनस 14 करेंगे तो 7 माइनस 4 कितने आ गए, 3, एंड 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 13। मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है, मास नंबर 27 है। अब इसने पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, इस पर्टिकुलर एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं।
तो इसमें स्टार्टिंग में लाइन दी गई थी कि द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज टू पॉजिटिव चार्ज, कि इसके पास ना दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। दो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं, ठीक है, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 13, बट इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए होते तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 13 ही प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 13 ही होते, बट इसके पास दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं। तो 13 - 2 अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा 11, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस टाइम 11 है, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं, क्योंकि 13 - 2 कितना हो गया 11। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 11। 11 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? तो ये हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो टॉपिक है ना ये क्लास 9th का टॉपिक है, बट अब क्या है, अब सीटेट में भी पूछा जाता है। तो ये चैप्टर हमने किया नहीं है, अभी करेंगे। ये एटॉमिक नंबर वाला चैप्टर भी हम करेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाला अभी नहीं किया है। बट हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें मैक्सिमम 13 to 14 चैप्टर हमने कर लिए हैं, बाकी एक एक करके जितना भी सिलेबस है वो सारा वहां कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 test tubes A, B, C and D with different liquids are taken. टेस्ट ट्यूब ए, ये भी इस बार जो पेपर हुआ है वहीं से लिया है मैंने। टेस्ट ट्यूब ए कंटेन ग्लूकोज सॉल्यूशन। पहले आराम से क्वेश्चन रीड कर लिया करो, फिर उसके बाद अपना रफ में लिख लिया करो। टेस्ट ट्यूब ए कंटेन ग्लूकोज सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब बी कंटेन टर्मरिक सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब सी कंटेन डिटर्जेंट सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब डी कंटेन्स प्योर वाटर। Which of the following will you observe when you put a piece of blue litmus paper in each test tube, piece of red litmus paper in each test tube, few drops of phenolphthalein solution to each test tube? मतलब आपके पास 4 सॉल्यूशंस हैं A, B, C, D। मैं यहाँ बना देती हूँ टेस्ट ट्यूब A, B, C, D। 4 हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं। अब इन चारों टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, टेस्ट ट्यूब ए कंटेन ग्लूकोज। टेस्ट ट्यूब ए के पास है में डाला है ग्लूकोज, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब बी में है टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक लिख देती हूँ मैं। टेस्ट ट्यूब सी में है डिटर्जेंट सॉल्यूशन, डिटर्जेंट। टेस्ट ट्यूब डी में क्या है, वाटर, प्योर वाटर। अब आपको ये पूछा गया है कि जब हम इन लिटमस पेपर, जैसे अगर ब्लू लिटमस पेपर को इन चारों में चेक करेंगे तो क्या कलर आएगा, रेड लिटमस पेपर से इन चारों में चेक करेंगे तो क्या चेंज आएगा, फिनोल्फथैलिन को जब इन चारों में डालेंगे तो क्या चेंज आएगा, बेसिकली आपको ये बताना है, ठीक है। तो ग्लूकोज में जैसे ही आप ब्लू लिटमस को डालो, ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे तो ग्लूकोज कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो जैसे ही आप ब्लू लिटमस पेपर ग्लूकोज में डालोगे तो इट रिमेन्स ब्लू, कोई चेंज नहीं आएगा, ये ब्लू ही रहेगा। कहाँ लिखूं मैं, यही लिख देती हूँ या यहाँ लिखती जाती हूँ, ठीक है, ब्लू ही आएगा। सेकंड है टर्मरिक। तो टर्मरिक देखो ना तो एसिडिक होती है ना ही वो बेसिक होती है, ये भी, इसको भी आप न्यूट्रल ही काउंट करोगे। जैसे ही आप इसको ब्लू लिटमस पेपर को टर्मरिक में डालोगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो ब्लू ही रहेगा, क्योंकि ये भी एक न्यूट्रल ही है, सोल्यूशन है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, टर्मरिक, हल्दी। नेक्स्ट है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट हमें पता है बेसिक सब्सटेंस होता है, और ब्लू लिटमस पेपर जो है बेसिक सब्सटेंस में कैसा कलर देगा, ब्लू ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे, लिटमस पेपर को वाटर में डालेंगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वाटर क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ब्लू ही रहेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में भी ब्लू कलर आएगा। अब देखते हैं रेड लिटमस पेपर। अब रेड लिटमस पेपर को जब आप ग्लूकोज में डालोगे तो ये भी रेड ही रहेगा, क्योंकि ग्लूकोज कैसा है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। टर्मरिक में डालोगे तब टर्मरिक का में भी जो लिटमस पेपर है रेड ही रहेगा। डिटर्जेंट में डालोगे अब तो रेड कलर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि डिटर्जेंट जो है बेसिक सब्सटेंस है और इट गिव्स यू ब्लू कलर विद लिटमस पेपर। वाटर में जब आप डालोगे तो इट रिमेन्स रेड, क्योंकि वाटर कैसा है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया। अब हम फिनोल्फथैलिन को इन चारों टेस्ट ट्यूब में डाल के चेक करेंगे। अब फिनोल्फथैलिन देखो, जब एसिडिक में डालेंगे फिनोल्फथैलिन को हम, तो एसिडिक में इट गिव्स यू पिंक कलर और बेसिक में इट गिव्स यू कलरलेस, ये कलरलेस रहेगा, ठीक है। देखो बेसिक में जब डालेंगे, जो एक एक करके बेसिक में यहाँ लिख दो, बेसिक में पिंक कलर देता है और एसिडिक में कलरलेस रहता है, और न्यूट्रल में भी वो कलरलेस रहेगा। तो यहाँ लिख देती हूँ, जब हमने फिनोल्फथैलिन डाला ग्लूकोज में न्यूट्रल सोल्यूशन में तो ये कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूट्रल सोल्यूशन है।
टर्मरिक में डालेंगे तब भी कलरलेस रहेगा क्योंकि टर्मरिक भी न्यूट्रल है। डिटर्जेंट में जब डालेंगे तो पिंक कलर देगा क्योंकि फिनोल्फथैलिन जो बेसिक सब्सटेंस में डालेंगे तो वो पिंक कलर देगा। और एसिडिक में भी ये कलरलेस रहेगा, और यहाँ वाटर जो है वाटर न्यूट्रल है तो इसमें भी कैसा रहेगा, ये कलरलेस रहेगा। सिर्फ ये बेसिक सब्सटेंस में अगर डालेंगे फिनोल्फथैलिन को ना, तो इट गिव्स यू डार्क मैजेंटा कलर। तो अब ये तो हमने लिख ली अपनी स्टेटमेंट्स। अब आपसे ये पूछा गया है, ये जो चार्ट बना रखा है इन्होंने कि चेंज इन कलर ऑफ ब्लू लिटमस, ये चेंजेस इन्होंने दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट अब आप देख लीजिए, फर्स्ट जो अब जब हमने ब्लू लिटमस डाला था, ए बी सी डी इस तरह से दे रखा है इन्होंने, तो ए में इट रिमेन्स ब्लू, ये सही है, ब्लू ही आया था हमारा। बी में इट ऑल्सो, अब देखिए ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब जब आपने ब्लू लिटमस पेपर को ए में डाल, जब ब्लू लिटमस पेपर को आप ए में डालोगे तो गिव्स यू ब्लू कलर, ये तो सही है। एंड बी में भी, बी में डालोगे तब भी ये ब्लू रहेगा, जबकि यहाँ लिखा है रेड, ये गलत है। सी में ब्लू रहेगा, ये सही है। डी में भी ब्लू रहेगा, ठीक है। सेकंड है रेड लिटमस पेपर, क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो टर्न्स ब्लू, जो कि सही नहीं है, ये है रेड रहेगा, इसमें ब्लू हो जाएगा, एंड यहाँ पे रेड हो जाएगा जब हम इसको वाटर में डालेंगे, ये रेड रहेगा क्योंकि वाटर क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये है ना ए बी सी डी, हमने इस तरह किया था, ए बी सी डी। नेक्स्ट है फिनोल्फथैलिन में क्या क्या चेंजेस आए। फिनोल्फथैलिन जब हमने ग्लूकोज में डाला तो इट टर्न्स पिंक, जो कि सही नहीं है, ग्लूकोज न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ये कलरलेस हो जाएगा। टर्मरिक में जब हम डालेंगे तो इट ऑल्सो रिमेन्स कलरलेस, ये तो सही है। डिटर्जेंट में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा, एंड जब वाटर में डालेंगे तो कलरलेस रहेगा, ये सही है। हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 आर करेक्ट, या फिर 2 and 3 आर करेक्ट, या 1 and 3 आर करेक्ट, या 2 and 4 आर करेक्ट। तो आपका जो राइट आंसर है वो इसमें होगा, तो ऑप्शन थर्ड जो है ना, ये करेक्ट है। देखो ये ऑप्शन थर्ड जो है, ये तीनों ही इसमें, देखो ये टिक है, टिक है, टिक है, तो ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट आना था। जबकि ऑप्शन में जो है ऑप्शन 3 का करेक्ट ऑप्शन कहीं नहीं दे रखा है, इसको सबके साथ मिक्स किया तो ये क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिला था। इसमें ना सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक थी, इसमें होना था ओनली 3 आर करेक्ट, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 3 आर करेक्ट, ठीक है। ओनली जो थर्ड ऑप्शन है ये वाला, ये सही है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में, ये ऐसा ही पूछा गया, पेपर में भी ऐसा ही ऑप्शन मिले थे आपको, पर इसके 1 नंबर आपको मिला था। और इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से अपनी खुद की तरफ से क्वेश्चन रीड करके एक रफ नोटबुक लेके उस पे इस तरह से करके देखना कि किसमें कौन सा कलर आ रहा है। बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिकेटर्स हैं कौन सा सोल्यूशन में कौन सा कलर देते हैं, ठीक है। जो आपका ये लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर एसिड में रेड कलर देता है, बेस में ब्लू कलर देता है। एसिड में रेड कलर देगा और बेसिक में इट गिव्स यू ब्लू कलर। और जो फिनोल्फथैलिन है वो एसिडिक में कलरलेस रहेगा और बेसिक में ये पिंक कलर देता है, डार्क मैजेंटा कलर। तो किसमें कौन सा चेंजेस आ रहा है आप खुद से करके भी देख सकते हो। बाकी इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दे रखा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी एंड डी वर एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन सेपरेटली, द रिजल्ट ऑब्जर्व्ड आर शोन बिलो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज, अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पता है कि जो जिंक और आयरन है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ लिख देती हूँ। बाकी आई बिलीव कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर ली होगी। रिएक्टिविटी सीरीज से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लर्न कर लेना। किस तरह से लर्न करना है इसका ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाली, तो उनको अभी यहाँ बता देती हूँ कि इसका जो ट्रिक है वो क्या है। प्लीज प्लीज से पोटाशियम है, खाली पेपर। प्लीज स्टॉप कॉलिंग, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस zebra, please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper saves gold, platinum।
तो ये निमोनिक आप याद कर लेना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड प्लेटिनम। जरूरी नहीं है इसी निमोनिक के थ्रू आपको याद होना चाहिए, किसी और मेथड के थ्रू भी आप याद कर सकते हो। बस आपको रेक्टिविटी सीरीज याद करनी है। रेक्टिविटी सीरीज क्या है? सबसे पहले पोटाशियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम। देखो पी का पोटाशियम, पी से प्लीज है, सोडियम के एच से स्टॉप है, कैल्शियम के सी से कॉलिंग है। तो ये इस तरह से है। एम से मैग्नीशियम, Mg, ए से एल्यूमिनियम, सी से कार्बन, जेड से जेडन जिंक, इंस्टेड आयरन, Fe आयरन का है Fe सिंबल, टिन, Eb, टिन और लेड। टिन का होता है टिन का होता है Sn। हाँ, कहाँ गया पेन? Sn। लेड हाइड्रोजन, Cu कॉपर, सिल्वर Ag, गोल्ड Au और प्लेटिनम Pb, Pu। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेटिनम। तो इस तरह से सारे आपको लर्न होने चाहिए, इस तरह से सारे आपको ये लर्न होने चाहिए। प्लेटिनम का है Pt। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जिब्रा, केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड प्लेटिनम। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पे आप देखिए कि जिंक कहाँ है? जिंक है ये, ठीक है, यहाँ पे ना जिंक सल्फेट, इसमें जिंक है। उसके बाद कॉपर कहाँ है? कॉपर सबसे नीचे है। और जो आयरन है आपका, वो आयरन कहाँ है? ये है, जिंक के नीचे आयरन है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कॉपर है। सबसे पहले जिंक आएगा, जिंक ज्यादा पावरफुल है, फिर आयरन और उसके बाद कॉपर। तो इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? जिंक है। अब इसमें रिएक्शन दे रखी है आपको, आपको इन रिएक्शन के बेसिस पे बताना है कि कौन सा जो है, मतलब कौन सी सीरीज ABCD में से कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज को ये फॉलो कर रहा है, ये जो पर्टिकुलर टेबल है। तो मेटल ए जो है, जब इसको हम FeSO4 में डालेंगे, मेटल ए को जब हमने FeSO4 में डाला तो कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन कलर। इट मींस ए जो है ये लेस रिएक्टिव है आयरन से, दैट्स वाई इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ। जैसे ही मेटल ए को हमने कॉपर सल्फेट में डाला, इसको जब हमने कॉपर सल्फेट में डाला तो ग्रीन कलर आ गया। इट मींस जो ए है, इसने इसका कलर चेंज कर दिया। इट मींस क्या है? ए डिस्प्लेस कॉपर, ए जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, जिंक सल्फेट की कोई रिएक्शन दे नहीं रखी है। इन दोनों के बेसिस पे आपने फाइंड आउट कर लिया कि जो ए है, इसकी सीरीज में यहां लिख देती हूँ। ए जो है आयरन जो है पावरफुल है ए से एंड देन कॉपर से, क्योंकि क्या हुआ? आयरन में कोई चेंज नहीं आया, आयरन में कोई चेंज नहीं आया। इट मींस देयर इज नो चेंज, इट मीन ए इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ए जो है लेस रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन। और कॉपर जो है वो ज्यादा, जो कॉपर ने क्या किया, इसका मेटल ए को डिस्प्लेस कर दिया। इट मींस ये ज्यादा पावरफुल है ए से। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी। मेटल बी को जब हमने FeSO4 में डाला तो अ ग्रे डिपॉजिट, एक ग्रे कलर का डिपॉजिट आ गया। इट मींस जो ए है, ए ने क्या किया? इट डिस्प्लेस आयरन, ए ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। इट मींस ए डिस्प्लेस आयरन एंड ए डिस्प्लेस कॉपर, और इसमें कोई चेंज नहीं आया। इट मींस बी ने क्या किया? FeSO4 में कलर चेंज कर दिया, ग्रे डिपॉजिट। इट मींस बी जो है पावरफुल है आयरन से। ब्राउन डिपॉजिट आ गया कॉपर में, इट मींस बी जो है कॉपर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट जिंक में कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जिंक जो है इसमें कलर, जिंक में कलर चेंज नहीं आया। इट मींस क्या है? ये जो मेटल बी है ये कैसा है? ये जो है इसने इसका कलर चेंज नहीं किया, तो बी जो है लेस रिएक्टिव है। ठीक है, बी इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो इसमें यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो सीरीज बनेगी, यहाँ ये लिख देती हूँ, यहाँ जो सीरीज बनेगी ये बनेगी जिंक जो है ज्यादा पावरफुल है, और इसके बाद है बी, एंड इसके बाद है कॉपर। कॉपर जो है सबसे लेस रिएक्टिव है, वैसे भी वो जिंक से लेस रिएक्टिव ही है। और इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी। और यहाँ पे आप आयरन का भी लिख सकते हो, आयरन में भी ग्रे डिपॉजिट आया था। तो जिंक और आयरन में से, दोनों में से देखा जाए तो जिंक ज्यादा पावरफुल है, जिंक के बाद आयरन, यहाँ पे आयरन और फिर बी और फिर कॉपर। देखो अभी कंफ्यूज नहीं होना, एंड में सारा बताती हूँ। अभी आप लिखते जाओ जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। सी
जब आप सी को FeSO4 में डालोगे तो इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, इसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा और इसमें भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखी है। इट मीन्स जो सी है ना आपका वो जो सी है आपका वो सबसे ज्यादा वीक है। ABCD में से सी सबसे ज्यादा वीक है। डी जो है, डी को जब आप FeSO4 में डालोगे तो ब्राउन डिपॉजिट आ जाएगा और यहाँ पे कोई चेंज नहीं दे रखा है। और जिंक में जब डालोगे तो व्हाइट कोटिंग आ जाएगी, मेटल की व्हाइट कोटिंग बन जाएगी उसमें। तो अब ABCD में से हमने ये तो देख लिया कि सी सबसे ज्यादा वीक है, तो सी सबसे एंड में आएगा। उसके बाद उसके बाद ABCD में से जो डी है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि देखो ये आयरन को भी डिस्प्लेस कर रहा है और ये जिंक को भी डिस्प्लेस कर रहा है। आयरन को भी डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक को भी डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे भी ब्राउन डिपॉजिट आ रहा है, जिंक में व्हाइट कोटिंग आ रही है। इट मीन जो डी है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। डी के बाद जो पावरफुल है वो होगा आपका सी, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। डी के बाद आएगा, डी के बाद बी आएगा, क्योंकि देखो ये डी के बाद बी आएगा क्योंकि यहाँ पे आयरन को भी डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को भी डिस्प्लेस कर रहा है। तो डी के बाद आएगा बी, सॉरी, डी के बाद आएगा बी और बी के बाद है ए। तो यहाँ पे ए नो चेंज, ग्रीन डिपॉजिट, यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर चेंज हुआ है। तो यहाँ पे भी डी के बाद बी, उसके बाद ए और उसके बाद सी। आप ये देखोगे कि किसने कितनी बार कलर कितनी चीज कहाँ पे उसने डिस्प्लेसमेंट की, जिसने जितनी बार डिस्प्लेसमेंट की वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसकी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी डी सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। क्योंकि डी ने जिंक आयरन को भी डिस्प्लेस किया, कॉपर को भी सॉरी जिंक को भी डिस्प्लेस किया। उसके बाद बी ने आयरन को डिस्प्लेस किया और फिर कॉपर को डिस्प्लेस किया। ए ने सिर्फ कॉपर को ही डिस्प्लेस किया और कॉपर तो वैसे भी सबसे लीस्ट एक्टिव मेटल है। तो इसमें जो सीरीज बनेगी आपकी वो बनेगी DBAC। रिएक्टिविटी सीरीज को लिखना था तो वो थी आपकी DBAC, मतलब डी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद बी, उसके बाद ए और उसके बाद सी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, डी सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। इसको रिएक्टिविटी सीरीज में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लगानी थी, इन मेटल्स की ABCD की। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया होगा तो इसको मैं अलग से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल्ड वे में समझा दूंगी। अभी तो हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं तो इतना डिटेल्ड वे में नहीं ले जा सकती। बाकी फिर भी कहीं डाउट रह गया हो तो इसको मैं अलग से सेपरेट करके समझा दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन। इन चारों में से कौन सा एक मेथड है, मतलब कौन सा एक स्टेप है जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्रिस्टलाइजेशन में एक बात आपको याद रखनी है, क्रिस्टलाइजेशन में जब भी हम किसी चीज को सेपरेट करते हैं ना तो उसमें एक चीज सॉलिड होती है और एक चीज लिक्विड होती है। और जो लिक्विड होता है ना वो सॉल्वेंट होता है, उसमें क्या होता है एक्चुअली वाटर होता है। कोई भी चीज वाटर में मिक्स है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट कर देंगे। हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद मतलब उसको थोड़ा सा जो कंसंट्रेट कर देंगे, उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले आएंगे, गाढ़ा कर देंगे थोड़ा, और उसको फिर उसके बाद ठंडा करेंगे। पहले हीट करेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट कर देंगे, उसके बाद कूल करेंगे तो उसके क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह से हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। बट क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में ना एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। बट इसमें जो लिक्विड होता है ना वो वाटर होता है, जो सॉल्वेंट हमारा होगा वो ऑलवेज वाटर होगा, वहीं पे हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, तो दिस इज ट्रू, सॉल्ट को हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हार्वेस्ट करते हैं। सेकेंड है सेपरेशन ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। एलम को भी इम्प्योर सैंपल से हम सेपरेट कर रहे हैं, वो भी वाटर में मिक्स होता है, उसको भी हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। थर्ड है मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड और लेड क्लोराइड दोनों ही क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, बट इनको हम क्या करेंगे, वाटर में मिक्स कर देंगे। दोनों को हम वाटर में मिक्स कर देंगे और पहले हम लेड क्लोराइड के क्रिस्टल्स को सेपरेट करेंगे, उसके बाद जिंक क्लोराइड के क्रिस्टल्स को सेपरेट करेंगे। दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। फोर्थ है सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब ये जो थर्ड है ना, इसको भी हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने क्या किया, वाटर मिक्स किया। जहां भी मैंने आपको बताया हम वाटर मिक्स करेंगे, सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। फोर्थ है सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड पोटेशियम परमैंगनेट। अब इन दोनों को हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, मिथाइल अल्कोहल और पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इस सॉल्यूशन में वाटर यूज नहीं कर रहे हैं, दोनों ही केमिकल्स हैं और इन दोनों को हम
डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं, ना कि क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 कि सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल और पोटेशियम परमैंगनेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना एंड प्रिया मेजर द बॉडी टेम्परेचर यूजिंग थर्मामीटर। सना रिकॉर्डेड हर बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रिया रिकॉर्डेड हर 38.4 डिग्री सेल्सियस। प्रिया सना का जो बॉडी टेम्परेचर है उसने मेजर किया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है। प्रिया का जो टेम्परेचर है वो आया 38.4 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है सेल्सियस में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर है सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर है। तो प्रिया का टेम्परेचर ज्यादा है 37 के कंपैरिजन, तो इट मींस इसका जो टेम्परेचर है कितना है 38.4 डिग्री सेल्सियस। तो इट मींस प्रिया को टेम्परेचर है, सना का टेम्परेचर नॉर्मल है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्रिया, बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्रिया इज मोर देन दैट ऑफ सना। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि बॉडी टेम्परेचर जो प्रिया का है वो ज्यादा है सना के कंपैरिजन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच सेट। कौन सा एक मिसमैच सेट है इन चारों में से, वो बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है दैट इज CaSO4 हाफ H2O, सही है। इट इज यूज्ड इन कोटिंग ऑफ वॉल्स, ये भी सही है। सेकंड है जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O, ये सही है। एंड इट इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, जो डेंटिस्ट हैं उसको यूज करते हैं जिप्सम को, मोल्ड वगैरह जो बनाते हैं। थर्ड है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला है CaOCl2, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। एंड इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ये भी सही है। नेक्स्ट है स्लेक लाइम, जिसका फॉर्मूला दे रखा है CaO, जो कि सही नहीं है। स्लेक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक लाइम को लाइम वाटर भी कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है CaOH2, ये सही नहीं है। ये तो सही है कि इट इज यूज फॉर लोअरिंग द एसिडिटी ऑफ सॉइल, ये तो सही दे रखा है, बट इसका जो फॉर्मूला है वो सही नहीं है। तो यही एक मिसमैच सेट है। स्लेक लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2। CaO तो कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसका जो नाम होता है वो होता है आपका क्यूकलाइम, इसको जो कॉमन नाम है इसको क्यूकलाइम कहते हैं। ठीक है, CaO क्या है, क्यूकलाइम है। CaO में CaO जो है इट इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। और CaO को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं ना तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पास कराते हैं तो इट गिव्स यू व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्लियर। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरमिक्स हैं। और ये क्वेश्चन हमने सॉल्ट वाले चैप्टर में, मतलब ये टॉपिक हमने सॉल्ट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर जहां हमने किया ना, वहीं पे ये टॉपिक भी डिस्कस किया है डिटेल में। अगर आपको देखना हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। बाकी स्लेक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो है CaOH2। और CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। CaO में जब वाटर मिक्स करते हैं तो CaOH2 बनता है, स्लेक लाइम बनता है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बूझा चूना जिसको हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद वाटर। अब इसमें भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज काम आएगी। रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लीज स्टॉप। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, यहाँ लिख देती हूँ बाकी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा मेटल ऐसा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद वाटर। हमें ये बताना है कि कौन सा जो मेटल है जो विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर से, कौन सा स्टीम से रिएक्ट करेगा, कौन सा हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, कौन सा वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिख दी। जो फर्स्ट 3 मेटल्स हैं आपके, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये क्या करते हैं, ठंडे पानी के साथ विग्रसली रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे।
अब इन तीनों में से भी अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विग्रसली कौन सा मेटल है वो रिएक्ट करेगा, तो वो होगा पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। ठीक है, तो पोटाशियम सबसे ज्यादा विग्रसली जो है रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। तो इसमें कोल्ड वाटर के साथ ये तीनों रिएक्ट करते हैं। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम जो है ना इकलौता ऐसा है जो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा। वो कहेगा भाई मैं ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा, मुझे गर्म पानी से। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या है, गर्म पानी से रिएक्ट करता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम, कार्बन और जिंक, ये जो तीन है ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ। इसके बाद आयरन भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन ऑल्सो। उसके बाद के जो मेटल हैं टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो यहाँ लिख दूंगी मैं नो रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो ऊपर के जो तीन है वो ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट कर रहा है, और ये जो नीचे के चार हैं स्टीम से रिएक्ट करेंगे। उसके बाद के जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड वगैरह आप पहनते हो तो आपको पता है गोल्ड ये जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था आइडेंटिफाई द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद वाटर। तो ए जो है रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, तो ऐसा कौन है जो कोल्ड वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करेगा, वायलेंटली रिएक्ट करेगा, तो वो होगा या तो पोटाशियम या सोडियम या कैल्शियम। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम कोई भी हो सकता है, मैग्नीशियम तो नहीं हो सकता है क्योंकि मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट करता है। सेकंड है रिएक्ट विद स्टीम ओनली। अब इन तीनों में से देखो कौन सा स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, आयरन स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, आयरन। कॉपर, कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है, जिंक भी स्टीम से रिएक्ट करता है। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, थर्ड सी देख लेते हैं। सी है डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो कौन सा, कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता या आयरन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो कॉपर जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, और आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ए क्या है, पोटाशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। बी है react with steam only, that is iron, iron react with steam only. Copper does not react with water, तो C क्या है, कॉपर है। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइक्लोन। तो साइक्लोन के रिगार्डिंग कौन सी एक स्टेटमेंट सही है। साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं, देखो जब हवाएं चलती हैं, तूफान चलता है, तो गर्म, ये जो गर्म हवाएं है ना, जो गर्म हवा होगी अर्थ के सरफेस पे, ये चली जाएगी ऊपर, बिकॉज जो गर्म हवा होती है ना वो लाइट वेट होती है, तो वो लाइट वेट होने की वजह से ऊपर चली जाएगी, और यहाँ से जो ठंडी हवा होगी ये नीचे आ जाएगी। यहाँ पे जैसे ही गर्म हवा ऊपर जाएगी तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे जो है हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये इस तरह से सर्कुलेशन सर्कुलेशन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जिसकी वजह से साइक्लोन फॉर्म होते हैं। गर्म हवा लाइट होने की वजह से ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे जो ठंडी हवा होगी वो इस लो प्रेशर को फ्री करने के लिए नीचे आ जाएगी। तो ये इस तरह से सर्कुलेशन होता रहता है, इस तरह से साइक्लोन फॉर्म होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वार्म एयर राइजेस एंड लो प्रेशर इज क्रिएटेड, गर्म हवा ऊपर उठती है और निम्न दाब बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, दो प्रोसेस आपके पास दे रखी हैं। फर्स्ट है गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग। यस दिस इज ट्रू, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस हम करते हैं रस्टिंग से बचाने के लिए। लोहे के ऊपर हम जिंक की कवरिंग जो करते हैं दैट इज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ये सही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर भी हम करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपको बतानी है कौन सी फिजिकल है कौन सी केमिकल चेंज है, और दोनों ही जो चेंजेस हैं ये केमिकल चेंजेस हैं, क्योंकि दोनों में ही न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। तो प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी बोथ आर केमिकल चेंजेस। प्रक्रिया ए और प्रक्रिया बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं, क्योंकि दोनों में ही न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट है बेकेलाइट इज ए एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बी, ऑन द अदर हैंड पीवीसी इज सी विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग डी। आपको बताना है इसमें ए बी सी डी क्या है। तो ए क्या है, बेकेलाइट। देखो दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। लिख देती हूँ थर्मोसेटिंग। जो थर्मोसेटिंग होता है ना उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, रीहीट नहीं कर सकते, जबकि जो हमारे पास थर्मोप्लास्टिक है उसको हम बार बार हीट करके डिफरेंट डिफरेंट शेप में चेंज कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग को बार बार चेंज नहीं कर, बार बार हीट करके चेंज नहीं कर सकते, इसको एक ही बार हीट करके जो भी हमें शेप देनी है वो दे सकते हैं, उसके बाद इसको हम रीयूज नहीं कर सकते। थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन, बेकेलाइट और मेलामाइन दो एग्जाम्पल हैं
इसके एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग। तो दो तरह के प्लास्टिक हमने देखे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको हम बार बार हीट नहीं कर सकते, उसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन। थर्मोप्लास्टिक को बार बार हीट करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हम दे सकते हैं, इसके एग्जाम्पल है पीवीसी और पॉलीथीन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है बेकेलाइट इज ए, तो बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग दी इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स बनाने के काम आता है ये। तो बेकेलाइट क्या है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोसेटिंग है और ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। एंड ऑन द अदर हैंड पीवीसी, पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। तो सी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है एंड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग डी, जो कंटेनर्स वगैरह बनाने के काम आता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बी इलेक्ट्रिकल स्विचेस, वैद्युत स्विच बनाने के काम आता है और सी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है जो कि पात्र वगैरह बनाने के यूज में आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्साइड ऑफ सब्सटेंस X react with water to produce another substance Y. Y react with oxygen to form Z. It is observed Y turn blue litmus red. Which of the following can be concluded about X, Y and Z? एन ऑक्साइड ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक्स ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो एक सब्सटेंस बनेगा जो बन रहा है वाई। इसने कहा है वाई को जब रिएक्ट करेंगे हम ऑक्सीजन के साथ, वाई को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बना रहा है जेड। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट वाई जो है ये ब्लू लिटमस को रेड बनाता है। ब्लू लिटमस को रेड कौन बनाएगा? जो एसिडिक होगा, मतलब वाई क्या है? एसिडिक है। और एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो जो आपका एक्स है वो क्या है? एक्चुअली नॉन मेटल है और ये जो वाई है ये एसिडिक है। तो एक्स आपका नॉन मेटल है, वाई आपका एसिडिक है और ये जो जेड बनेगा, वाई को फिर से जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ना हम, तो ये कैसा होगा? ये भी एसिडिक ही होगा, एसिडिक नेचर का ही होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा एक्स क्या है? नॉन मेटल। तो एक्स नॉन मेटल है, एक्स नॉन मेटल है और वाई एसिडिक है। जेड बेसिक का नहीं होगा, जब वाई ही एसिडिक है तो जेड भी एसिडिक ही होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन व्हेन क्लोरीन गैस इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। जब क्लोरीन को सोडियम ब्रोमाइड के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड ने क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है ब्रोमीन से स्ट्रॉन्गर है। तो क्लोरीन तो एक्चुअली नॉन मेटल है ना और सोडियम क्या है? मेटल है। बट क्लोरीन जो है ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा पावरफुल होता है, तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को हटा के यहाँ खुद आके जुड़ गया और इसने बना दिया सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन को इसने सेपरेट आउट कर दिया। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ना, कहाँ गया मेरा पेन? ये जो रिएक्शन हो रही है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है? यहाँ पे इसने इसको डिस्प्लेस किया। तो सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ना कि सब्लिमेशन डिकम्पोजिशन। फर्स्ट ऑप्शन सही है। विस्थापन विक्रिया से सोडियम क्लोराइड जो है वो बनता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज नॉट ट्रू। कैंडल फ्लेम की जोन से रिलेटेड कौन सी एक स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो कैंडल की अगर फ्लेम की बात करूं तो कैंडल के 3 जोन होते हैं। यहाँ बना देती हूँ, इस तरह से 3 जोन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और एक है ये। तो जो आउटर मोस्ट जोन होता है उसको नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। पूरा नहीं लिखा। तो ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन है ये सबसे गर्म होता है, होटेस्ट पार्ट होता है और इसकी जो लो होती है, मतलब इसकी जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। सेकंड जो जोन है दैट इज ल्यूमिनस जोन। सेकंड जोन जो होगा वो है ल्यूमिनस जोन और इसका जो कलर होता है वो होता है येलो। सबसे ज्यादा नॉन ल्यूमिनस जोन गर्म होता है, उसके बाद जो है सेकंड मॉडरेट हॉट होता है ल्यूमिनस जोन। जो थर्ड जोन है जिसको हम डार्क जोन कहते हैं, ये क्या है? डार्क जोन, जहाँ पे बिल्कुल गर्म नहीं होता, ये लीस्ट हॉट होता है और यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है। तो अगर कंबशन की बात करूं, जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट जोन है नॉन ल्यूमिनस जोन, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है क्योंकि इसको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन मिल रही है और यहाँ कंप्लीट कंबशन हो रहा है। जो सेकंड जोन है ल्यूमिनस जोन, यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है और जो
डार्क जोन है यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी हैं, आपको बतानी है कौन सी सही नहीं है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ये तो सही है, नॉन ल्यूमिनस जोन में कंप्लीट कंबशन होता है। सेकंड है, टेम्परेचर ऑफ मिडल जोन एंड द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ फ्लेम इज सेम, ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन है और ये जो मिडल जोन है ल्यूमिनस जोन, दोनों का टेम्परेचर सेम है। जी नहीं, नॉन ल्यूमिनस का टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ल्यूमिनस। ये स्टेटमेंट सही नहीं है और यही हमारा राइट आंसर है। थर्ड स्टेटमेंट थी, द येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द रीजन ऑफ पार्शियल कंबशन, यस यहाँ पार्शियल कंबशन होता है। फोर्थ है, इनरमोस्ट जोन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग एंड कंप्राइज अनवांट वैक्स वेपर, यहाँ पे जो है कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, बर्निंग प्रॉपर नहीं होती और यहाँ पे ब्लैक कलर के वेपर जो है रिलीज होते हैं। कभी आपने कैंडल के यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट में अगर फिंगर लगा के देखा होगा तो आप देखते हो आपका जो फिंगर है ना वो ब्लैक हो जाती है, वो ब्लैक क्यों हुई, बिकॉज ऑफ दीज अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान है, ये सही नहीं है। जो फर्स्ट नॉन ल्यूमिनस जोन है इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, ल्यूमिनस जोन का टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर ऑफ थर्मस फ्लास्क एंड वाई, जो थर्मस फ्लास्क होती है ना इसमें इनर और आउटर रीजन के बीच में इसने पूछा है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या फील होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे वैक्यूम होता है ताकि ना कंडक्शन हो पाए ना कन्वेक्शन हो पाए। और जो आपने बॉटल में इस थर्मस फ्लास्क में जो भी सब्सटेंस गर्म डालोगे तो गर्म रहेगा, ठंडा डालोगे तो ठंडा रहेगा, तो यहाँ पे वैक्यूम फील होती है ताकि कंडक्शन और कन्वेक्शन यहाँ पे ना हो पाए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे क्या है, इस लेयर में वैक्यूम है बिकॉज इट प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निर्वात, क्योंकि ये चालन और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। दैट्स वाई इसमें अगर ठंडा डालोगे पानी तो ठंडा रहेगा, गर्म डालोगे तो गर्म होगा, क्योंकि ना तो यहाँ कंडक्शन हो रहा है ना ही यहाँ कन्वेक्शन हो रहा है, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है और यहाँ कोई मीडियम है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, द प्रोसेस बाय विच डेड वेजिटेशन इज कन्वर्टेड टू फॉसिल फ्यूल ए एट बी प्रेशर एंड सी टेम्परेचर इज कॉल्ड डी। तो ऐसी प्रोसेस इन विच डेड वेजिटेशन इज कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, उस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और यहाँ क्या होता है, डेड वेजिटेशन जो है, डेड प्लांट्स और एनिमल जो थे वो कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल में, किसमें, कोल में, एट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जो कोल है धीरे धीरे, मतलब जो डेड वेजिटेशन है धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, कहते हैं कार्बोनाइजेशन। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ए क्या है आपका, कोल, ए है कोल, बी है हाई, सी भी हाई होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ए कोल एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। वह प्रक्रम जिसे द्वारा मृत वनस्पति जीवाश्म ईंधन कोयले में दाब, उच्च दाब होगा, तापमान भी उच्च होगा, परिवर्तित हो जाती है, उसे कार्बनीकरण कहते हैं। वो क्या होता है, कार्बोनाइजेशन, इन विच डेड वेजिटेशन इज स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, यही सीरीज इसी तरह से हम फिजिक्स और बायो के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड आई बिलीव कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं पे किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह गया, मुझे ऐसा लग रहा है एक क्वेश्चन में डाउट रह गया हो सकता है, वो जो मेटल वाला क्वेश्चन था, तो अगर उसमें आपको डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर से एक सिंगल क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर दूंगी किसी छोटी सी वीडियो बना के, ठीक है। पर आप मुझे कमेंट कर देना, जिस भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रह गया हो वो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को ना ज्यादा लाइटली मत लेना कि कोई बात नहीं समझ नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन ही मैंने उठाए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इनमें से कुछ जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को आप थोड़ा सा सीरियसली लेना, जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए एक दो बार खुद से ट्राई करना, कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की, फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। एंड चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।